जिंदा लाशें मान के मेरे आगे बैठे रहेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी, आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो पहली दरखास्त क्लास में जरूर आइए, दूसरा पूरे जज्बे और एनर्जी के साथ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर क्लास की अटेंडेंस बड़ा जरूरी है। मेरी यूजुअली एक स्टाइल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की हाजिरी जो है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इसको एज ए लर्निंग लेना शुरू करते हैं, डिसएडवांटेज लेते हैं। उस सूरत में फिर हमें थोड़ा सा आप लोगों को तंबीह करनी पड़ेगी। तो आपने उस पर मेरा बुरा नहीं बनाना, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। हम देखते हैं कि कोई भी काम जब तक आप उसको प्रॉपरली, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज करते हैं, उसके रूल्स समझते हैं। क्योंकि अगर आप रूल्स नहीं समझेंगे तो फिर अच्छे से गेम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम इस लेक्चर और इस क्लास के और इस सेमेस्टर के रूल्स समझ लेते हैं। भाई बात बड़ी सीधी है, मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करता हूँ, देखिए मिड टर्म एग्जाम में हम आपको 25 नंबर पर वैल्यूएट करेंगे जो कि रिटर्न एग्जाम होगा। उसके अंदर भी स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। खैर जब मिड टर्म आएगा हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। सेशनल वर्क, सेशनल वर्क में आपके असाइनमेंट या क्विज प्रेजेंटेशन के लिए हम आपके 15 नंबर जो है वो डेडिकेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 10 नंबर सॉलिड आपके लिए रखे हैं रिसर्च पब्लिकेशन के लिए। इस कोर्स में आप लोगों को पब्लिकेशन करवाना, यानी कि आप लोगों को इस काबिल करना कि आप एक राइटअप लिख सकें, आप एक लिटरेरी डॉक्यूमेंट लिख सकें, ये भी मेरा एक छोटी सी कह लीजिए कोशिश होगी, एफर्ट होगी। और आप लोग भी इसमें मेरा साथ देंगे। हमारे पास 4 मंथ है, ऑलमोस्ट 4 महीनों में हमारा एम क्या है कि जो बच्चा अपने पेपर की पब्लिकेशन या एटलीस्ट एक्सेप्टेंस ले लेगा, अगर उसकी पब्लिकेशन नहीं एक्सेप्ट हो जाए, पब्लिकेशन चले बाद में भी होती रहे, अगर आपको ईमेल आ जाए कि ठीक है आपकी पब्लिकेशन फलां जर्नल या फलां कॉन्फ्रेंस या फलां जगह पर एक्सेप्ट हो गई है, 10 सॉलिड मार्क्स हम उसको देंगे। यानी सीधी सीधी बात यह है कि आपका ए ग्रेड जो है ना वो आपकी इस एफर्ट के अंदर होगा। मैं आप लोगों से इसको थोड़ा सॉल्व करें। सो 15 नंबर हमारे सेशनल के वर्क के होंगे और उसके बाद 10 नंबर जो है वो आपकी इस एफर्ट के होंगे जो आपने इसमें परफॉर्म करना है। 10 नंबर आपको सॉलिड मिलेंगे रिसर्च के लिए। और फाइनल एग्जाम जो कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो 50 मार्क्स का होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये एग्जाम जो है, मैंने पिछली बार भी मैनेजमेंट से बड़ी कोशिश की थी कि आपको हम ओपन बुक एग्जाम की रिवायत डालें, पहली क्लास बने जिसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन हो। मेरी इस सिलसिले में प्रोजेक्टर साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा था कि आप डॉक्टर साहब अगली सेशन में हम इसको कंसिडर करेंगे, ताकि वो जो आप लोगों को एक गिला रह जाता है कि हमें नकल नहीं करते। पता है कई बच्चे क्लास में इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि आपको पता है यहाँ पर कैमराज में वॉशिंग होती है और मैं जिस इन्वायरमेंट में रहा हूँ वहाँ पे तस्वुर ही नहीं है झूठ का और ये नकल मारने का। इस लेवल पर देखिए माशाल्लाह मेरी तरह कई दोस्त हैं जिनकी बालों में चांदी है और कितना बुरा लगता है मैं उनको मना करूं बार बार कि मेरे दोस्त नकल ना, लेकिन एक हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, हमारे स्टूडेंट गवाह हैं कि मेरी बेइज्जती हो गई। कैमरा में वो ऊपर से मैनेजमेंट देख रही थी और 2 बच्चियां आपस में नकल कर रही थी और उन्होंने, अब देखे ना यहाँ पर कोई बंदा आके जब मुझे मेरे किसी स्टूडेंट की उंगली उठाएगा ना तो वो इनडायरेक्टली मेरी इंसल्ट है। आपके घर के मेंबर पर, आपके बच्चे पर जो बंदा कहे कि ये बदतमीज है तो वो बच्चे के साथ साथ उसके वालिदैन के लिए भी एक नमाज है, उनकी तरबियत में कमी नहीं। चलिए गुजारिश ऐसे है कि मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग अच्छे और मयारी तालीम हासिल करें और इन सारी चीज़ों से अपना दामन छुड़ाएं। हम किसी की किरदार दूसरी या किसी की उस पर नहीं जा रहे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम बच्चों कोशिश करें लर्निंग में, रादर देन ऐसे रास्ते ढूंढें जिसमें आपकी भी इज्जत जाती है और साथ साथ दूसरे को भी आप लपेट लेते हैं। ठीक है ना, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ये स्टडी रोड मैप होगा और उसके बाद फाइनली हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट ट्रैक करते हैं। उसके बाद कुछ असाइनमेंट पॉलिसीज क्या है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्लेजरिज्म बड़ा सख्त होता है, आपको पता है हमें सॉफ्टवेयर मिले होते हैं टैलेंटेड, तो जो भी आप सॉफ्टवेयर असाइनमेंट मुझे प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से टैलेंटेड में जाएगी और फिर वहाँ से पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से प्लेजरिज्म किया है। तो काइंडली अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को ताकि हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करें। टेक्स्ट बुक्स आपके लिए ये 2 रिकमेंडेड है और ये दोनों बुक्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों से, आप लोग अगर एक डेटा बनाने का ग्रुप बना लें अलग से तो मैं अभी उसमें सारे नोट्स और बुक थ्रू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मिले। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो इसी बुक से लिए गए हैं।
तो अगर आपको उनके बारे में डिटेल पढ़ना है, वैसे तो जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो इतने आसान है कि अगर हम 4-5 साल के बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो आप लोग इन बुक्स को जरूर कंसल्ट करें। ये सारी चीज़ें मैंने इन बुक्स में से बनाई हैं और ये मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको वो डाउनलोड की जरूरत भी ना करे, मिलती नहीं है बाल दफा चीज़ें, तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एडिशनल अगर आपके पास कोई लिटरेचर है तो कोई ऐसा है नहीं जो पढ़ना चाहे, लेकिन अगर किसी को हो तो भाई ये जरूर पढ़ लेंगे, बड़ा अच्छा पेपर है डेटा माइनिंग पर जो आपको बहुत सी चीजें बताएगा। हम इसमें 16 वीक के इस प्रोग्राम में पढ़ेंगे क्या, आइए हम इसका एक मोटा मोटा जायजा लेते हैं कि हम इस कोर्स में एडवांस डेटा माइनिंग में क्या पढ़ेंगे। भाई हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कोर्स का इंट्रोडक्शन जो कि आज का हमारा लेक्चर भी है, उसके बाद देखेंगे कि डेटा माइनिंग कहते किसे हैं, उसके बाद डेटा माइनिंग को समझने के बाद हमारा जो फोकस होगा वो सारा शिफ्ट हो जाएगा कि डेटा की प्रिपरेशन और डेटा की प्रेजेंटेशन कैसे रेडी करते हैं। बहुत सारा डेटा होता है लेकिन डेटा को प्रोसेसिंग से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा रेडी करते हैं ताकि उसमें से गैर जरूरी चीजें, गार्बेज वैल्यूज निकल जाएं और हमारे पास एक स्ट्रीम डाटा हो, सीधा डाटा हो जिससे हमें सही वैल्यूज मिले। उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हम वो सीखेंगे। उसके बाद तीसरे वीक में जाकर हम रिडक्शन के ऊपर आ जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन, कि डेटा की रिडक्शन कैसे करनी है, बहुत ज्यादा डेटा है उसमें से गैर जरूरी वैल्यू को रिड्यूस कैसे करना है और डेटा को एक फॉर्म से दूसरी हालत में यानी ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये सारी टेक्निक सीखेंगे। उसके बाद चौथे वीक में हम देखेंगे डेटा माइनिंग में सबसे काम की जो चीज है, जो बुनियादी असूल है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन रूल्स, और हम एसोसिएशन रूल और डेटा माइनिंग को सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ से प्रैक्टिकली आपकी जो डेटा माइनिंग है ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा हम डेटा माइनिंग कर रहे हैं उसमें ये चीज है। उसके बाद डिसीजन ट्रीज, डेटा रिडक्शन, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, यहाँ तक हम मिड टर्म से पहले कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम आपको डेटा माइनिंग में ये चीज, और याद रखेंगे कि सारी वो चीजें हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हैं, जो मैंने अपने एमफिल और पीएचडी के दूसरी यूनिवर्सिटीज में, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ कि वो वाला सिलेबस मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छा नॉलेज सीखें। दूसरा, उसके बाद हम अगले मिड टर्म के बाद नाइल बाइट्स जो एल्गोरिथम्स हैं वो सीखेंगे, के नियरेस्ट नेबर, के मीन क्लस्टरिंग और पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को स्टडी करेंगे। उसके बाद ये बड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक होता है, हम इसे कहते हैं एमबीए, मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर इन डाटा माइनिंग, रियल डाटा माइनिंग में डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। और उसके बाद फिर हम कुछ रिलेटेड टॉपिक, हाँ इसमें वेब एंड सोशल नेटवर्क माइनिंग को भी हम देखेंगे कि आजकल की दुनिया में ट्विटर और बाकी चीजों का जो डेटा है कैसे उसको डेटा माइनिंग किया जा सकता है, इसमें आप लोगों के पेपर बन सकते हैं। तो ये सारा हमारा रोड मैप है। अगर आप लोग इसमें अपनी वैल्यूएबल सजेशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एल्गोरिथम है, हो सकता है कि मैंने कोर्स आउटलाइन बनाते वक्त किसी चीज को थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया हो, तो अगर आप लोग मेरी तवज्जो दिलाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। आप बताएं अगर कोई चीज़ इसमें आप समझ के ऐड होनी चाहिए या कम होनी चाहिए तो हम डिस्कस करके उसको भी शामिल कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये वो रोड मैप है जिसको हम लोग करेंगे फॉलो। इसी तरतीब से मैंने सारे लेक्चर्स तैयार किए, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूंगा डेटा रिडक्शन की, तो हमें डेटा रिडक्शन का ही डेटा वहां पर मिलेगा, यानी आपकी कोर्स आउटलाइन 100 टाइम्स सिंक्रोनाइज्ड है आपके सारे सिलेबस के साथ, जो कि शायद आप लोग पहली बार देखें। ठीक है, पूरा आपको एक पैकेज मिलेगा इस कोर्स के अंदर, हर चीज आप देखेंगे अप्रोप्रिएटली और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड दैट इज योर स्टडी प्लान। आपको इस कोर्स को आप लोग ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि एंजॉय भी करेंगे। तो आइए आज हम अपने पहले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन टू दी डेटा माइनिंग। बुक्स मैंने बताना शायद याद नहीं रहा, ये वो बुक्स हैं जिनका मैं डिस्कस कर रहा था, और यही मैंने आपके लिए रिकमेंड भी की है कि बड़ी अच्छी बुक है, आप लोग इसको जरूर और जरूर अगर आपके पास कभी टाइम हो तो चैप्टर वाइज देखिएगा। ये तो मैंने चैप्टर सारे बनाए हैं, ये सारे के सारे बने ही इसके पैटर्न पे हैं, तो आपको इसमें किसी चीज को ढूंढने की भी कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। तो ये बड़ी अच्छी बुक्स हैं और इंटरनेशनली भी यही पढ़ाई जाती हैं, तो आप लोग इसको जरूर टाइम मिले तो फॉलो कीजिएगा। अभी आपको बताती हूँ, अभी मुझे पता था अभी इस बात मुझसे पूछेंगी, तो मैंने आपके सवाल को अपने लेक्चर में एड्रेस किया है, अगर आप मौका दें तो हम उस पर बहस करते हैं। आइए चलते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ और हम
करते हैं कि ये सफर जो है एक बड़ा अच्छा लर्निंग का सफर होता है। अच्छा जी, डेटा क्या होता है? डेटा तो बता सकते हैं व्हाट इज द डेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा ये कहाँ पढ़ी जाती है इंफॉर्मेशन? बता दिया आप, चलिए कोई हो जाता है जी। ये मेरे दोस्त बताएंगे। डेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, इंफॉर्मेशन जी, मेरे ख्याल है कि अगर हम प्रोसेस करें ना डेटा को तो इंफॉर्मेशन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी चीज के बारे में जो बड़ी सटीक मालूमात होती है उसे हम डेटा कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से सीखते हैं भला कैसे। मान लीजिए कि जब मैं आपको पूछूं कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? मैं बता दूं, आप कहेंगे सर इसमें 50 कुर्सियां लगी हैं, 30 है, 35 है, 40 है। यहाँ पर एक चीज गौर करने की है। क्या? मैंने आपसे कुर्सियों का रंग, कुर्सियों की साइज, हाइट, फोम वाली है, बगैर फोम वाली है, पहियों वाली है, सादा है, कुर्सी लकड़ की है, प्लास्टिक की है, ठीक है ना? ये डिटेलिंग नहीं पूछी, यानी मैंने सिर्फ एक सतही मालूमात आपसे हासिल की। दिस इज कॉल्ड डेटा। एक और मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का डेटा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कोई भी नाम है जेड। हम उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिस्कस करेंगे, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर। इंग्लिश में उसने लिए 100 में 10, मैथ में लिए 100 में 20 और कंप्यूटर में लिए 100 में 50। तो टोटल कितने हो गए जी? 80। हाँ जी, मास्टर 80 मार्क्स हो गए। सो हर सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स लिए? किसी में 10, किसी में 20 और किसी में 50। लेकिन आपने 80 कैसे कह दिया तीनों को? क्या किया? हाँ, इन्होंने इसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई कर दिया। क्या प्रोसेस किया? एडिशन का। इन्होंने सारे मार्क्स को क्या किया? 1 2 3 करके उसको ऐड ऑन कर दिया। तो आपके पास डेटा था मसलन 10 20 एंड 50 और आपने उसके ऊपर क्या डिप्लॉय किया? एक प्रोसेस, और वो क्या बन गया? डेटा से नहीं बन गई भाई। अब हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। सेम इज द केस किसी भी चीज के बारे में जो बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी, यूं कह लीजिए बेसिक इंफॉर्मेशन कह लीजिए, हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है? हमारा डेटा है। अब हमें पता है कि डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस हमारे पास वो तरीका जिसमें हम ऑर्गेनाइज करके डेटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो डेटाबेस मैनुअल भी हो सकती है और कंप्यूटर एडेड भी हो सकती है। यानी अगर हम रजिस्टरों पे, खातों पर, कॉपियों पर, घरों में कॉपियां हुआ करती थी किसी दौर में, जिनके ऊपर हम क्या लिखा करते थे? टेलीफोन नंबर। याद है? तो क्या बन जाती हैं? हमारी डेटाबेस, टेलीफोन डेटाबेस बन जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं, आज भी कई जगहों पर रिवाज है कि एक कॉपी होती है, एक बंदा बगल में साबित कर रहा होता है और वो दरवाजे पर खड़ा होता है, और जैसे ही आप खाना खाकर खिसकने की कोशिश करते हैं तो वो आवाजें दे देकर बुलाता है, तो साहब मिल के जाइएगा। वो दर्ज करता है कि क्या रकम है जो आपने दी, और बदले में फिर आपको वक्त आने पर वही रकम वापस की जाएगी। तो ये सब क्या है? ये डेटाबेस की एक एग्जांपल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपने टेलीफोन की डायरी बनाई जी, ये हमारी जो बेटी बैठी है पीछे, अगर आपने घर में कोई टेलीफोन की डायरी बनाई और सारे 200-300 जो आपके जानने वाले, जो आपके रिश्तेदारों में नाम है, आपने रैंडम अंदाज में लिख दिए, पहले के वाला लिखा, फिर बी वाला लिखा, फिर जे वाला लिखा, और एक मिक्सचर सा बना दिया बगैर किसी तरतीब के, तो क्या ये डेटाबेस होगा? डेटाबेस की तो हमने डेफिनेशन की थी कि ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए। ऑर्गेनाइज करने का क्या फायदा होगा जी? क्या फायदा होगा अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से रखें? सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी का नंबर चाहिए होगा और हमें दोबारा उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा होगा तो हम जाएंगे। The concept of the recallability, रिलायबिलिटी, और ये क्या देगा? एफिशिएंसी। मान लीजिए मेरे पास एक 3000 सफ़ों की बुक है, उसमें से मैंने कोई एक सफ़ा है खास 1140 नंबर सफ़ा फाड़ा, और पूरी बुक को फाड़ के एक एक सफ़ा करके पूरे कमरे में उड़ा दिया, और आपको कहा जी वो सफ़ा ढूंढे, नहीं मिलता। इसी बात कर रहे हैं, इतनी नाउमीदी ठीक नहीं है। अल्लाह के ऊपर देखें, हालात कुछ नहीं हो बेटा, खुदा पर यकीन रखा था, ठीक है? मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत से कभी मिलेगा, जरूर कोशिश करें मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी।
और वही कॉपी अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से सी के बंद करके रख दें और आपसे कहा जाए कि जनाब वो सफ़ा तलाश करें, आप फौरन जाएंगे और उस सफ़ा खोल लेंगे। ये फायदा होता है ऑर्गेनाइज टाइम टेकन होगा। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि डेटाबेस तो भाई डेटा का एक ऐसा कलेक्शन है जो ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाए। तो फिर डेटा माइनिंग किसे कहते हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम डेटा माइनिंग को सीखें, हम माइनिंग के कॉन्सेप्ट को जरा सीखते हैं कि माइनिंग क्या चीज होती है। जी मेरे दोस्त, क्या होती है माइनिंग? किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट मैंने आसान करने के लिए कहा था मेरे दोस्त, आपने बहुत मुश्किल है। नहीं, डेटा नहीं, वैसे ही बताइए माइनिंग क्या होती है। जी जी, निकालना। मतलब मेरी जेब में ये कोई एक मार्कर है, अगर मैं इसे निकालूं तो ये डेटा माइनिंग हो जाएगा। मार्केट माइनिंग। जी बेटा, आप मुझे लगता है नहीं चश्मा लगा, बताइए क्या होती है माइनिंग? निकालना, मसलन ये हाथ डाला मैंने और ये मार्कर निकाली, तो ये क्या है? जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा मार्कर माइनिंग हो। अच्छा जी, आप लोग रोजे से हैं और मैं नहीं चाहता कि हम लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं और टाइम भी कम है, आपको पता है लेक्चर छोटे हैं, तो हम ऐसा करते हैं। आइडेंटिफाई करना। देखिए, हमारे पास जो माइनिंग होती है, माइनिंग में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो हमारी नज़र के सामने नहीं होती। कोल माइनिंग है, जैसे आपको पता है पेट्रो माइनिंग है, तो उसके अंदर सॉल्ट रेंजेस होती हैं, उसमें हम माइनिंग करते हैं। कोल माइनिंग है, तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम होता है, हम किसी तरह से मालूम करते हैं कि ज़मीन के नीचे हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो वैल्यूएबल है, और फिर हम उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर लाते हैं, अनवील करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, हम उसको अनवील करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो उस डेटा के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। यानी अगर हम उसके ऊपर कोई दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करें और डिप्लॉय करें, तो हम उसमें से बहुत सी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक मिसाल से समझते हैं, मान लीजिए एक शख्स है, वो मार्केट में जाता है और वो मिल्क खरीदता है और मिल्क के साथ उसने ब्रेड खरीदा, तो आपके सिस्टम ने उसे नोट कर लिया। अगली बार आप गए, आपने फिर मिल्क खरीदा, ब्रेड खरीदा और साथ में एग खरीद लिए। और तीसरी बार सिस्टम जो है वो, अगर हम डेटा माइनिंग करें, ठीक है, अगर हम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करें, उसके ऊपर एल्गोरिथम डिप्लॉय करें, तो हमें पता चलेगा कि कस्टमर ए जब पहली बार आया तो उसने मिल्क और ब्रेड खरीदा, जब सेकंड टाइम कस्टमर ए आया तो उसने मिल्क, ब्रेड और एग खरीदा, और जब थर्ड टाइम आएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि वो मिल्क और ब्रेड जरूर खरीदेगा। हो सकता है साथ बटर खरीद ले, हो सकता है साथ वो एग खरीदे, हो सकता है साथ वो कोक खरीदे, लेकिन ये क्या है? अच्छा, अब ये हमने कैसे मालूम किया? उसके प्रीवियस पैटर्न से हमने मॉडल को ट्रेन किया कि जब भी कस्टमर आए, नोट करो वो कहाँ से क्या चीज लेता है, और फिर उसके मुताबिक हम उसके ऊपर फैसला करते हैं। और ये काम हम हर रोज करते हैं। मसलन आपके कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपसे उधार लेते हैं, फिर बाद में वापस नहीं करते, तो अगली बार अगर वो आपसे उधार मांगे तो आप देंगे? नहीं देंगे, मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे भाई आपका पिछला जो व्यवहार है वो ये बता रहा है कि अगर पैसे दिए तो वो वापस नहीं आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। तो ये आप करते हैं, हर रोज करते हैं, ठीक है ना। सो डेटा माइनिंग में एक्चुअली क्या होता है, माइनिंग का मतलब है किसी ऐसी चीज को अनवील करना जो एग्जिस्ट करती है, जो मौजूद है, या फिर जिसके होने के चांसेस हैं। दिस टेक्नोलॉजी, दिस टेक्निक, दिस फिनोमिनन, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड माइनिंग। नाउ अब हम आते हैं डेटा माइनिंग की तरफ। आजकल हमारे पास दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे डेटा जनरेट हो रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत से गैजेट्स आ गए हैं, सेंसर्स आ गए हैं, जो हर लम्हा बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं, और हम उसी डेटा को यूज करके उसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्निक्स डिप्लॉय करते हैं, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे जिनसे उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ वैल्यूएबल पैटर्न्स या फिर कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस टेक्निक को जो डिप्लॉय करके हम डेटा में से मीनिंगफुल उसकी डेफिनेशंस या मीनिंगफुल चीजों को हासिल करेंगे, दिस इज कॉल्ड द डेटा माइनिंग। आइए जरा हम इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये कहता है कि डेटा माइनिंग में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कुछ टेक्निक्स, जाहिर है हमें कुछ
किसी चीज को खोजने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए उस तरह के टूल्स की जरूरत भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट माइनिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उस तरह के टूल्स होने चाहिए। अगर हम ऑयल रिग करना चाह रहे हैं तो सॉल्ट वाले टूल्स के साथ ऑयल रिग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट की नेचर अलग है और ऑयल की नेचर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें उसके लिए अलग से टूल्स और तरीके लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली जिस तरह का डेटा होगा हम उस तरह की टेक्निक्स एफिशिएंटली उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हम उससे जो चीज हासिल होगी उसका एनालिसिस करेंगे और आमतौर पर ये बड़े पैमाने पर मौजूद डेटा सेट्स के ऊपर किया जाता है ताकि हम वहां से क्या हासिल कर सकें, कुछ यूजफुल और अनएक्सपेक्टेड किस्म के पैटर्न। यानी पैटर्न से हमारी यहाँ पर ये मुराद है कि डेटा का बिहेवियर स्टडी करेंगे। ठीक है, मसलन आपने एक साल के अंदर कितने मैसेजेस किए, आप किस वक्त मैसेजेस करते हैं, ज्यादा मैसेजेस आप शाम के वक्त करते हैं या दिन के वक्त करते हैं, इससे क्या मिलेगा? हाँ जी, क्या होगा? हाँ देखिए ना, जो हमारे डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं वो पैकेजेस उसको ध्यान में रखकर करेंगे, फिर वो इसको और ज्यादा सेग्रीगेट कर देंगे। वो देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें से कितने हैं उनको अलग कर दो, स्टूडेंट का डाटा चेक करो, स्टूडेंट ज्यादा किस वक्त मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, जो हाई टाइम है उसमें वैल्यू ज्यादा रखो और जिसमें वो कम यूज करते हैं उसमें उनको क्या दो, ऑफर्स। सारी रात बात करें जी, पता है कोई जागेगा नहीं, रात को फ्री कर दिया। दिन में कारोबारी लोग ज्यादा कॉल करते हैं तो दिन में उनको कॉल का रेट चार्ज किया, रात को 12 बजे के बाद कॉल फ्री कर दी। ठीक है, इस तरह हम पहले पैटर्न देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं और फिर उसके बेस हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए। तो डेटा माइनिंग की जो डेफिनेशन है, आइए अब हम उसे एक सांस में पढ़ते हैं। कहते हैं डेटा माइनिंग जो है ये कुछ ऐसी यूजफुल टेक्निक्स का नाम है या कुछ ऐसी टेक्निक्स इंप्लॉय करने का नाम है जिसके अंदर हम एक बड़े स्केल के ऊपर जो डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस से हमारा मकसद क्या होता है, हम उसमें से कुछ काम की चीजें जो हैं वो कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड किस्म के वो ढूंढते हैं, उनकी स्टडी करते हैं ताकि उनको ध्यान में रखकर हम कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन या फिर कोई डिसीजन ले सकें। दिस इज कॉल्ड दी डेटा माइनिंग। वैसे तो बुनियादी तौर पर डेटा माइनिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई एक जगह पे कोई ये नहीं कह सका कि जी डेटा माइनिंग की हम सिर्फ यही डेफिनेशन कर सकते हैं। हमारे पास डेटा माइनिंग की जो सबसे इजी मुझे लगा आपको बताने और समझाने में एक डिफरेंस होगा तो मैंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये बताइए कि डेटा माइनिंग में और डेटाबेस में फिर फर्क क्या होगा जी? डू यू अंडरस्टैंड क्या फर्क हो सकता है? सर डेटाबेस में तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा। जी बिल्कुल, डेटाबेस एक्चुअली में एक ऐसे स्टोरेज का नाम है, डेटा की एक ऐसी रिपोजिटरी का नाम है जिसमें मौजूद डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सेव किया जाए और जरूरत पड़ने पर उसको प्रेजेंट किया जा सके। जबकि डेटा माइनिंग ऑन द डिफरेंट नोड ऑन द अदर हैंड क्या करता है, डेटा को उसके ऊपर कुछ ऐसे एल्गोरिदम डिप्लॉय करना जिससे उस डेटा की एक डिफरेंट नेचर आपके सामने आए। ठीक है, वो टेक्निक्स, वो एनालिसिस टूल्स को इंप्लॉय करना जिससे आम डेटा जो है उसका एक दूसरा रुख, एक तस्वीर की अलग साइड आपके सामने आए। सो डेटाबेस डेटा रिपोजिटरी के तौर पर काम कर रहा है और डेटा माइनिंग उन टेक्निक्स का नाम है जो आपको डेटा को एक अलग तरीके से समझने की कुछ नई चीजें प्रोवाइड करता है। सो इनके दरमियान ये फर्क है। आमतौर पर बच्चे जो हैं इसको ठीक से समझ भी नहीं पाते। अच्छा जी, अगर हम थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि जनाब जो डेटा माइनिंग होता है ये एक अंडरस्टैंडेबल पैटर्न रिकग्निशन के तौर के ऊपर आपके सामने आता है। ठीक है जी, यानी कि इसको आगे चलकर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये डॉक्टर एहसन अब्दुल्ला साहब की कोटेशन है, दैट इज वेरी मच लाइकली हम इसको आगे चलकर देखेंगे कि ये इन्होंने कहा और कैसे कहा। देखिए, हम इससे पहले जो चीजों के ऊपर आए हम ये देखते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि डेटा माइनिंग है
और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डेटा माइनिंग नहीं है, उनको डेटा माइनिंग नहीं लेना है। आइए इसमें देखते हैं। हम अगर अपने फोन नंबर अपने मोबाइल के ऊपर देखते हैं, फोन डायरेक्टरी के ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपका ये जो फोन चेक करना है ये डेटा माइनिंग है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आपके पास फोन नंबर सेव है, आप जस्ट उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर रहे हैं। So that is not considered to be the data mining. अच्छा, क्यूरी लगाना वेब सर्च के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्या ये डेटा माइनिंग है? मसलन आपने ये देखना है कि आज कितने लोगों ने ट्वीट किया, आपने क्यूरी लगाई, क्या ये देखा कि अमेज़न के ऊपर आज कौन सी प्रोडक्ट सेल हो गई, क्या ये डेटा माइनिंग है? नो, ये डेटा एक्सट्रैक्शन है। यानी आपके पास अमेज़न के कहीं पर डेटा रिपॉजिटरी में डेटा सेव है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वो वैल्यू रीड कर रहे हो कि आज कितने लोगों ने अमेज़न में कोई बैट खरीदा, कोई टीवी खरीदा, या कोई गाड़ी खरीदी, या कोई भी चीज खरीदी, तो आप उसको देख रहे हो, ये डेटा माइनिंग नहीं कहलाएगी। अच्छा, आप देखते हैं सर्टेन नेम्स आर मोर प्रेजेंट। यूएसए के अंदर कुछ नाम जो हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसा कि ये कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हुए हैं। और अब आप क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इन सबको आप एक जगह पर जमा कर दें, और फिर आप क्या करें, आप इनका कॉन्टेक्स्ट जनरेट करें और देखें कि क्या रेशियो है, कौन से नाम ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, कौन से नाम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में खवातीन में फातिमा नाम बड़ा कॉमन है, मरियम नाम बड़ा कॉमन होता है, मर्दों में अली नाम, मोहम्मद नाम जो है, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में आपको एक पैटर्न बन जाएगा, ट्रेंड बन जाएगा। जब भी आप नामों की एक आपस में कोई स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ओवर द टॉप है। तो किसी चीज के ऊपर कोई एल्गोरिथम डिप्लॉय करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज डेटा माइनिंग, रादर देन कि किसी चीज को खाली स्टडी करना, उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ना, वो डेटा माइनिंग नहीं होता। जैसा कि फोन बुक के अंदर नंबर पढ़ना, या फिर किसी सर्विस के ऊपर ये देखना जाकर के कितनी चीजें बिक गई हैं या बिकने वाली हैं, ये डेटा माइनिंग नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्शन होती है। आगे चलते हैं जनाब। डेटा माइनिंग का इस्तेमाल जो है हमें आजकल उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज आ गए हैं जिनकी मदद से हम डेटा प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज्यादा सेंसर्स, बहुत ज्यादा डिवाइसेस, और ऑलमोस्ट अब हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले था लिविंग इन द एज ऑफ डेटा, एक वक्त था जब डेटा था, अब इंफॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिन्होंने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप में से हर बंदा बहुत ज्यादा अवेयर है, क्योंकि आप हर वक्त नॉलेज ले रहे हैं, मोबाइल पर बैठे हैं एक आधा घंटा, तो आपको बहुत सी नई चीजें मालूम हो जाती हैं। तो हमारे पास अब क्या है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जहां से हमारे पास डेटा आ रहा है, जैसा कि मोबाइल है, फेसबुक है, हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, सेंसर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे क्यूरीज हैं, ब्राउजिंग है वेबसाइट्स की जिनके ऊपर डेटा अवेलेबल होता है, और हमारे पास कुछ ऐसे अपने जाती मेथड्स भी हैं जिन पर हम डेटा को बड़ी कम कीमत पर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इन सारे डेटा के ऊपर कोई ऐसा मेथड अप्लाई कर दें जिससे हमें मोबाइल के डेटा की एक नई डायरेक्शन मिल जाए, जैसे कि आपके पास कॉल हिस्ट्री पड़ी है किसी कंपनी की एक हफ्ते की, तो आप उस हिस्ट्री को ये देख सकते हैं कि कितने मर्दों ने एक हफ्ते में फोन कॉल्स की, कितनी औरतों ने की, मैसेज कितने लोगों ने किए, डेटा कितने लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, ब्राउजिंग में क्या चीज ज्यादा ब्राउज की गई। ये सारे पैटर्न जब आप देखेंगे तो आपको एक साइकोलॉजी स्टडी करने के ऊपर मिलेगी कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर आपने कोई कंज्यूमर साइट बनानी है, आप मेडिसिन बेचना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों का डेटा लेंगे और देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो दिल की दवाइयां खा रहे हैं, कौन से लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है, लोगों का दवाइयां खरीदने का ट्रेंड मिलता है। तो हमारे पास बहुत सारी जगहों से डेटा आ रहा है। फेसबुक हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो मजहबी पोस्ट कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड हैं, इन्फ्लुएंसर्स कैसी पोस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे डेटा के ऊपर कोई ना कोई एल्गोरिथम चलाकर हम डेटा की एक नई शक्ल देखते हैं, और इन सारे कामों के लिए हमें डेटा माइनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि डेटा को एनालिसिस किया जाए और उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाए क्या, नया नॉलेज। ठीक है, फेसबुक किसी और काम के लिए है, लेकिन जब हम उसके डेटा को एनालिसिस करते हैं तो उसका एक और इंतजाम
का एक और रोल भी सामने आता है। हमें पता चलता है कि किस तरह ये इन्फ्लुएंस करता है नौजवानों को, किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है कारोबारी लोगों को, किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है फेसबुक पॉलिटिकल और रिलीजियस लोगों को। सो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? जब हम पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं और उसका नॉलेज अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए हमें डेटा माइनिंग की जरूरत होती है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की तरीके हैं डेटा हासिल करने के लिए। कंप्यूटर्स आजकल ऐसे डिवाइसेज हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेज, जो कि डेटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात कंप्यूटर से आगे बढ़कर लैपटॉप से भी आगे चली गई है। अब हमारे पास ऐसे फोन हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं और बहुत सा डेटा हर रोज जनरेट करते हैं। जैसा कि आप लोग हर रोज कुछ करें ना करें, अपने फोन से एक दो तस्वीर खींच लेते हैं, जो कि एक नया डेटा है। आपने किसी जगह पर सफर किया, विजिट किया, तो गूगल आपकी लोकेशन को टैग कर देता है। बाद में आपसे पूछता है कि हाँ जी आप फलां जगह गए थे, कैसा लगा आपको वहाँ का विजिट, आप इस जगह के बारे में कोई कमेंट करें, कोई राय दें, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीजें हमें जो है वो मिलना शुरू हो जाती है जब भी हम ये काम करते हैं। सो आजकल की दुनिया में जो है डेटा, वो सबसे कीमती चीज क्या है? डेटा। आपको अंदाजा होगा कि मिलियन एंड मिलियन ऑफ एप्लीकेशंस हैं। आप अपने मोबाइल स्टोर पर 100 and thousands ऑफ एप्लीकेशन फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? प्ले स्टोर्स, गूगल, पता नहीं कहां कहां पर आपकी एपीकेस पड़ी हैं, आप जोन सी मर्जी डाउनलोड कर लें। वो पैसे नहीं मांगते, क्या मतलब? कोई रिश्तेदारी नहीं। हमारे क्या लगते हैं वो? आपको कहते हैं फ्री गेम करो, पिक्चर वाली वो डाउनलोड करो एप्लीकेशन। मेरे जैसा आदमी भी इतना हसीन लग रहा होता है, फोटो खींचो, जब तो बंदा वैसे मिलने आए दिल टूट जाता है। फोटो देखता है तो वो बड़ा इंस्पायर हो जाता है, और जब ऑफिस में आता है तो कहता है ये क्या देखी फ्री में एप्लीकेशन। क्यों भाई? वो आपसे बदले में कोई चीज तो लेंगे। मेरे एक उस्ताद क्या करते थे, कहते थे when something is offered free to you, जब कोई आपको चीज मुफ्त में ऑफर की जा रही है, then you are the product, तो बिक आप रहे हैं, आपको बेचा जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, वो आपसे आपका डेटा लेते हैं, उसके अंदर यूज, तो आपसे क्या कहते हैं कि आप फ्री एप्लीकेशन हमारी गेम खेलें, पोकेमॉन खेलें, लेकिन हमें आप अपनी तस्वीरों का, कॉल रिकॉर्ड्स का, मैसेजेस का, ऐसा ही है ना, सारी एक्सेस दे दें और आप फौरन यस 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 करते हैं और वो आपका डेटा एक्सेस कर लेते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन को फिर बड़ी कंपनीज को सेल करते हैं। जैसे ही आपने, आजकल रमज़ान है, ख़वातीन शॉपिंग करेंगी, जैसे ही आप किसी पर्स का ऐड देखते हैं, आप देखते हैं सिटीज़ पे कौन सी सेल लगी है, स्टाइलों पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, कितने % है। जैसे ही आपने बैग के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद बैग्स की एड्स की भरमार लग जाती। हर बंदा अपना बैग लेके आपके आगे आगे कर रहा हो, ऐसे ही है ना? तो वो कैसे आ जाता है? इसी तरह आता है कि वो आपका डेटा को इस्तेमाल करते हैं और फिर कस्टमर तक रीच करते हैं। और 200-400 बार अगर आपको एक ही चीज दिखाई जाए, तो स्टडी कहती है कि आप हाई चांसेस पर पहुंच जाते हैं कि आप उसके ऊपर एग्री कर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल ये वो मैदे की दवाई के ऐड आ रहे होते हैं, बार बार आना शुरू हो जाता है कि जनाब हयाते मैदा आपकी मैदे के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको जरूर खाएं। अगर ये आपके लिए काम ना करे तो खाली बोतल भेज के ना वापस, तो आप हमसे पैसे ले लें। उसके मुकाबले में एक और हकीम साहब मैदान में आए, उन्होंने कहा भेजने की भी जरूरत नहीं है, जब आप हमसे बोतल खरीदेंगे ना, तो उसमें से कुछ पैसे हम आपको वैसे ही माफ कर देंगे, वो आपने बोतल वापस भेजने का किराया समझ के रखना है, ठीक है? अब ये इतनी बार ऐड दिखाया जाता है, इतनी बार ऐड दिखाया जाता है, हर 10 मिनट बाद, हर 20 मिनट के बाद, कि एक ना एक दिन इंसान जो है ना, वो मजबूर होकर कह देता है भाई ये तो एक बोतल मुकाबले, ठीक है ना? और ये उनकी पॉलिसी होती है कि परफ्यूम वाले ऐसे निकले हुए हैं जैसे वो बरसात में मेंढक भी आ जाते हैं। हर बंदा परफ्यूम की बोतल का आगे 2 नंबर परफ्यूम, यानी एक परफ्यूम बनाने में जो 2 लाख 3 लाख सर्फ होता है, वो कहते हैं कि आपके लिए बनाई है, 4 परफ्यूम्स का सेट है और ये बिल्कुल ओरिजिनल इंप्रेशन है, 3 दिन इसकी लास्टिंग है, और ये 4 बोतलों की जो टोटल कीमत है ना, वो आपके लिए सिर्फ 2000 रुपये। एंड वेलकम टू द एडवांस डेटा माइनिंग क्लास। हम लोग एडवांस डेटा माइनिंग के कोर्स में बेसिकली डेटा, डेटाबेस, डेटा माइनिंग
फिर एडवांस डेटा माइनिंग और फिर उस एडवांस डेटा माइनिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपना जो कोर्स है इसको आज की स्लाइड से स्टार्ट करें, आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों को सबसे पहले हमारा जो रोड मैप है उसके ऊपर ले चलूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर काम जो है वो कैसे करना है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी और हम कैसे इस कोर्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है और इस कोर्स के अंदर हमने क्या अचीव करना है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम कैसे इसको पूरा फॉलो अप करेंगे। So this course, Advanced Data Mining, is the advanced level of the data mining course. Data mining course जो है यूजुअली ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर हम डेटा माइनिंग को सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ मैक्सिमम सेमेस्टर में ऑफर कर देते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को डेटाबेस पढ़ाते हैं, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर एडवांस डेटाबेस का कोर्स होता है आउटलाइन में, और फिर उसके बाद हम उनको डेटा माइनिंग को शिफ्ट कर देते हैं। डेटा माइनिंग के बाद फिर आप लोग मशीन लर्निंग और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे एक दूसरे के साथ पकड़ लो। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आपने बिग डाटा पर काम करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास जो डेटा है दैट हैज बिकम ऑफ ह्यूज वॉल्यूम, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक क्वांटिटी में डेटा आना शुरू हो गया, बिकॉज हम लोगों ने ऐसी डिवाइसेज इन्वेंट करनी है जो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रखती हैं। अब हमारा डेटा गीगाबाइट्स में नहीं, पेटाबाइट्स में भी नहीं, जेटाबाइट और इससे भी आगे जाकर सेव होता है। बल्कि बिग डाटा में तो हमारी जो DFS फाइल्स बनती हैं, उस एक फाइल का जो वॉल्यूम होता है वो कम से कम जो है वो 6-7 गीगाबाइट में एक फाइल का होता है, वो HDFS में आता है। एनीवेज उन सारे डेटा को कैसे हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वैल्यूएबल डेटा से किस तरह हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डेटा माइनिंग की टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, और फिर इसमें दो चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे इस कोर्स के अंदर, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, और फिर इसके अलावा हम लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम कोर्स की डेप्थ में जाइए, आइए हम कोर्स आउटलाइन और जो 16 वीक स्टडी प्लान हम लोगों ने डिज़ाइन किया है इस कोर्स को मैं आप लोगों के साथ इसको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। कोर्स डिस्क्रिप्शन जो है ये बताती है कि ये जो कोर्स है ये कुछ सिलेक्टिव एरियाज ऑफ डेटा माइनिंग को कवर करेगा, बिकॉज हमें पता है कि हम लोग 16 वीक के प्लान के साथ चलते हैं और इसमें से भी हमारी कुछ छुट्टियाँ आ जाती हैं, कुछ विजिटर हॉलीडेज आ जाते हैं, समटाइम्स बीच में ईद आने वाली है या फिर कुछ इसी तरह के वो इवेंट्स आएंगे, तो हमारे कुछ लेक्चर जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो हम इसको मानकर चलते हैं कि हमारे पास 16 वीक्स नहीं, कह लीजिए कि 14 या 15 वीक्स का टाइम होगा जिसके अंदर हम अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हो सकता है कि हम लोग कुछ अपने लेक्चर जो है वो थोड़ा सा प्री मेकअप करने पड़े, क्योंकि मुझे अप्रैल में 20 अप्रैल को यूके जाना है, तो उसमें हम कुछ लेक्चर अपने इन एडवांस कवर करेंगे। सो डेटा माइनिंग के कुछ सिलेक्टिव एरियाज को हम इस कोर्स में पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह मशीन लर्निंग के साथ काम कर सकता है। आपको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन जो है मशीन्स को ट्रेन करते हैं, उनके ऊपर मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर वो मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तो फिर हमारी जो मशीन है, जो हमारा एजेंट है, हम उसे एजेंट कहते हैं, वो जो एजेंट है फिर अकॉर्डिंगली ट्रेंड होता है। सो ये और मशीन लर्निंग किस हद तक आपस में क्लोज है और कहाँ जाकर मशीन लर्निंग का इसका साथ छूट जाता है, ये कहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, हम इसको भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। दिस कोर्स जो है यूओसी में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स जब इसको कवर कर लेंगे, यानी आफ्टर द 16 वीक्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि आप लोगों के पास इतना थियोरेटिकल नॉलेज होगा कि आप उसके कुछ बुनियादी जो स्किल्स हैं, जैसा कि डेटा का एनालिसिस करना, आपकी डेटा रिडक्शन करना, डेटा क्लासिफिकेशन करना, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के डेटा की सेग्रीगेशन, और उसके ऊपर कुछ
स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन करना ऑन हैंड्स आप लोगों को आना चाहिए। इस कोर्स में मैं आप लोगों को कुछ डमी डेटा सेट्स दूंगा शुरू में, ताकि आप लोग उसकी ट्रेनिंग करना सीखें, आपको पता चले कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए। तो ये हमारा इस जो कोर्स है उसके दौरान ये चीज़ों पर फोकस करेंगे कि आप लोग थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो भी अपने अंदर ट्रेन करें, और फिर मैं आपको कुछ इसकी इनसाइट दूं कि बेसिकली हम डेटा माइनिंग कहते किसे हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न रिकग्निशन क्या होती है, किस तरह हमें पता चलता है कि ये काम अगर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड टाइम भी कोई काम होगा। सो हम आप लोगों को इनसाइट्स देंगे, पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, लार्ज स्केल डेटा, कॉम्प्लेक्स और बाकी डेटाबेसेस में जैसे हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस डेटा सेट्स होते हैं, उनके ऊपर आप लोग कैसे काम करेंगे, वी विल लर्न इन दिस कोर्स। दिस कोर्स मूव्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल डेटा माइनिंग टेक्निक्स। इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है आप लोगों के लिए कि हम लोग थियोरेटिकल स्टडी से हट के एक एक काम इसमें जो करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आप लोग हर लेक्चर में की नोट्स लें। हम लोग न सिर्फ थियोरेटिकल चीजों को समझेंगे बल्कि प्रैक्टिकली उनके सॉल्यूशंस को यहाँ सॉल्व भी करेंगे, और 15 वीक्स का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विद द नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। जैसे कि आपने देखा कि मैंने डाउनलोड कर दिया है ये कोर्स, मैंने आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले डिजाइन करके उसकी एक एक चीज को रेडी कर दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी क्लास टाइम्स पर अपना अपना वो जो लेक्चर होगा सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे। सो हम इसमें कुछ टेक्निक्स डेटा माइनिंग की और एडवांस एल्गोरिदम जो मशीन लर्निंग के लिए हमें जरूरी होते हैं उसकी स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है जी। इस कोर्स के लिए आपकी डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और डेटा स्ट्रक्चर की एक अप्रोप्रिएट और एक वेल बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है। अगर आपको मैं डेटा माइनिंग से पहले डेटाबेस क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर, नॉन कंस्ट्रक्टर, या फिर आपको मैं वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट समझाने बैठ जाऊंगा तो हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। सो इन दिस कोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग डेटा कम्युनिकेशन, डेटा के नेटवर्क के दरमियान आपस में एक्सचेंज और डेटा स्ट्रक्चर की एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग आप लोग लेकर यहाँ बैठे हैं। सो उसके बाद कोर्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आजकल एनसीएससी की जब भी बात चलती है, हमारी जो काउंसिल है या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज ये देखा जाता है कि कोई भी क्लास है तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। हम बच्चों को जो चीज डिलीवर करना चाहते हैं, आखिरकार हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारे मकसद क्या है। तो मैंने लंबी चौड़ी चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बल्कि मेरे सीधे सीधे ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या? कोर्स विल कवर बोथ बेसिक एंड एडवांस डेटा माइनिंग टेक्निक्स इन डेप्थ। मेरी कोशिश होगी कि हम इस कोर्स में डेटा माइनिंग की जो बेसिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टेक्निक्स है उसकी अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग हम लोग जरूर आपको डिलीवर करें। अगर मैं ये कर पाया तो मैं समझूंगा मेरा कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने अचीव किया है। उसके बाद कोर्स विल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लेक्चर्स जिसके अंदर हम आपको कुछ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन और आपको कुछ ऑन हैंड प्रैक्टिस के लिए काम भी दिया करेंगे, ताकि न सिर्फ आप लोगों को थ्योरेटिकल लर्निंग की जो मौका है वो मिले, बल्कि प्रैक्टिकली जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, किसी मशीन के ऊपर आप उसको ट्रेंड नहीं करते, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसमें ये भी करेंगे, और अगर आप लोगों ने ये भी सीख लिया तो फिर भी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आई विल थिंक कि मेरा पूरा हो जाएगा। ईच स्टूडेंट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट्स प्रोवाइड करूं, और फिर आप उसके ऊपर कोई ना कोई एल्गोरिथम एडमिनिस्ट्रेट करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसका एनालिसिस करना सीखें, जो कि आपकी इस डिग्री का सबसे बड़ा कह लीजिए कि मोटिव है। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, और इसमें आप लोगों की रिसर्च ना होना आप लोगों को आगे पीएचडी के लिए डिसेबल कर देगा। सो इस कोर्स में हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप डेटा का एनालिसिस करने के काबिल हो जाएं। आपको पता चले डेटा क्या होता है, किस तरह के डेटा के ऊपर कौन सा एनालिसिस एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, या फिर कौन सी टेक्निक इंप्लॉय की जा सकती है।
तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हमने इनको स्ट्राइक कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। क्लास लर्निंग ऑब्जेक्ट ये हमारे कोर्स के ऑब्जेक्ट थे। अब जब हम हर क्लास के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो मेरे क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? भाई मेरे क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि हम डेटा लें और फिर उसकी सिंपल इंप्लीमेंटेशन जो है उसको देखें और सीखें कि भाई अगर इस तरह का डेटा होगा तो मुझे कैसे उसको एनालिसिस करना है, इस तरह का डेटा होगा तो क्या चीज एडमिनिस्ट्रेट करनी है। ये मेरा क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जब आप क्लास में आए तो आपको हर रोज या हर लेक्चर में कोई ना कोई अलग टेक्निक सीखने को मिले, ये इसका एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद सूटेबल मॉडल्स कैसे बन सकते हैं या फिर किस तरह के डेटा के लिए कौन सा मॉडल सूटेबल होगा, हमें कब कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, कब कहाँ पर क्या चीज नहीं करनी है। याद रखिए जिंदगी में क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। क्या बोलना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं बोलना है। ठीक है, कहाँ खामोश रहना है। 90% चीजों में 90% आर्गुमेंट्स में हमें सिर्फ खामोश रहना हो। और जिंदगी में बहुत से मसाइल हमारे खामोश रहने से नहीं बल्कि बोलने से पैदा हो रहे हैं। यानी अगर हम अपने आप को थोड़ा ये समझ लें कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है तो यकीन कीजिए कि बहुत से मसाइल हम अपने कम कर सकते हैं। और यही हम डेटा के लिए सीखेंगे कि कैसे और कहाँ और किस डेटा के ऊपर कौन सी टेक्निक डिप्लॉय करनी है ताकि वो हमें एग्जैक्ट किस्म के रिजल्ट दे। याद रखिए अगर हमने लाहौर जाना हो और गाड़ी फैसलाबाद वाली पकड़ लें या पेशावर वाली में बैठ जाए तो सारी उम्र सफर करते रहे, कसम करा लें आप लाहौर नहीं पहुंचे। ये थकावट होगी, ये एक मुसाफत होगी, ये गर्दिशें हैं सफर में। तो सफर क्या है? इसमें मंजिल का रास्ता तयशुदा हो। सो हमारी मंजिल क्या है, उसका रास्ता क्या है, हम उसको क्लियर करके चलेंगे हर लेक्चर के अंदर। अंडरस्टैंडिंग इसके लिए याद रखिए डेटा माइनिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्टैटिस्टिकल नॉलेज आपका होना चाहिए। यानी हमने जो भी विगरस किस्म के जो टेक्निक्स हैं वो डिप्लॉय करने हैं वो सारे के सारे हमारे जो है वो स्टैटिस्टिकल हैं, क्योंकि एनालिसिस जब भी किया जाता है हमें उसके लिए मैथमेटिकल या फिर सूटेबल स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं उनको इम्प्लॉय करना पड़ता है। यानी अगर मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से आज कितने हाजिर हैं, अगर मुझे इसकी रेशियो निकालनी, रेशियो, एवरेज, ये सब क्या है? ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स और टूल्स हैं गेज करने के लिए डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को। तो स्टैटिस्टिक्स का भी इसमें इस क्लास में इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है। हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स को टच करेंगे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट क्या बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सैंपलिंग टेक्निक्स और इन चीजों को फोकस करें, नहीं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हल्के से हल्का लेकिन कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल का जो पोर्शन है वो आप लोगों को इसमें सिखाया जाए। जैसा कि रिग्रेशंस को कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन, वेरिएंस निकालना, मल्टीवेरिएट और यूनिवेरिएट, स्टैटिस्टिकल डिप्लॉयमेंट, एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट, एंट्रोपी डीलिंग, ये सब कुछ हम सीखेंगे और यही हमारा क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद इसके आगे चल के कुछ चीजों में जब हम कुछ माहिर हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर एडवांस किस्म की स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट है डेटा एनालिसिस के लिए हम उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे कि अब अगले लेवल पर जाकर, क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है तो हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ चीजें एडवांस लेवल की भी सीखें। यानी कि क्रूस्कुल वैल्यू स्ट्रेस कहाँ पर हो सकता है हमारे पास, किस तरह के डेटा के ऊपर हमने एनोवा या फिर दूसरी किस्म के जो टेक्निक्स हैं उनको डिप्लॉय करना। यानी अगर मेरे पास मल्टी किस्म की इनपुट्स आ रही हैं तो मुझे मल्टी लेवल पर डेटा का एनालिसिस मल्टी डायमेंशंस में करना है तो कैसे होगा, ये हमारे क्लास ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद क्लास अटेंडेंस जो है ये मैंडेटरी है। आमतौर पर हमारा जो स्टूडेंट होता है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरलुक कर देता है। मेरी आप सबसे 10 बस्ता गुजारिश है कि स्टूडेंट और जो टीचर होता है इसका जो रिलेशन होता है, आपने सुना होगा अक्सर कि ये गाड़ी के पहियों की जैसा होता है। अगर एक पहिया पंक्चर हो तो ज़्यादा देर आप उसे घसीट नहीं सकते। यानी कि ये दोनों चीज़ों के बैलेंस का नाम है। मान लीजिए कि आपके अगर जूते का साइज 8 नंबर है और आपको एक चप्पल जो है वो 6 नंबर पहना दी जाए या चढ़ा दी जाए, या फिर एक चप्पल 12 नंबर और एक 6 नंबर हो, तो आप लोग चल नहीं पाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। वो आपको थकावट भी कर देगा और बेजार भी करेगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन और कोऑपरेशन क्लास में एक लेवल पर ना हो तो कोर्स बोझ भी लगता है,
बेमजा भी लगता है, बेरौनक भी और बेजार भी लगता है। सो आप लोग जब भी आए फुल ऑफ एनर्जीज आए, ये गिरे पड़े थके यो लिदा मुंह साफ सरबरेरा हारे हुए जनाब शिकस्त खुर्दा चेहरे लेकर ना आए, मुस्कुरा के, ठीक है। और इस अच्छा जी, साइंटिफिक रीजंस हैं जिसमें डिस्कवरीज हैं, पैटर्न रिकग्निशन है। फर्ज करें कि आपके पास ये जो हम सैंपल्स लेते हैं और उसमें देखते हैं हम क्लस्टरिंग करके ना, तो ये देखते हैं कि किसी बंदे को क्या कोई बीमारी है, क्या उसको कोई कैंसर या कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसा उसमें अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है। वो सारी साइंटिफिक स्टडी भी हमारी डेटा माइनिंग का एक रीजन बनती है। या फिर हम कुछ चीज़ों को बड़े या छोटे स्केल के ऊपर जज करने के लिए ये डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डिप्लॉय करते हैं। क्या टाइम हो गया? अच्छा जी, डेटा माइनिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? ये कुछ बेसिक क्लस्टर्स हैं, सॉरी ये कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स हैं जो आप आम तौर पर डेटा माइनिंग में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशन है, रैंकिंग है, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है या कवरेज वगैरह है, या फिर आप एसोसिएशन रूल माइनिंग वगैरह करके देखेंगे कि कौन सी आइटम इस आइटम के साथ एसोसिएटेड है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं उसमें। फ्रीक्वेंट आइटम्स और उनकी एप्लीकेशन। फ्रीक्वेंट आइटम्स देखेंगे कि कौन सा आदमी जब मार्केट में जाता है तो कौन सी आइटम्स है जो फ्रीक्वेंटली खरीद रहा है, या फिर कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो वो बहुत कम खरीद रहा है। ये एनालिसिस भी आपको मिलेगा बाय यूजिंग दिस डेटा माइनिंग टेक्निक। इससे आपको क्या फायदा होगा? टेक्स्ट माइनिंग या रिकमेंडेशंस आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई कौन सी आइटम है। फर्ज कीजिए आप मेडिसिन स्टोर खोल रहे हैं और मेडिसिन स्टोर में अगर आप अच्छे से माइनिंग कर लेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी बीमारी की दवाइयाँ शहर में ज्यादा बिक रही हैं, ताकि आप उनको ज्यादा स्टॉक करें, और कौन सी है जो बहुत कम है उनको आप कम रखें। ठीक है जी। मसलन बच्चों की नशोनुमा की जो दवाइयाँ हैं, जो ये क्या कहते हैं मल्टीविटामिन्स हैं, अगर आप शौकत खानों के सामने फार्मेसी खोलें और बच्चों की ताकत की दवाइयाँ वहाँ पर लगा दें, वो नहीं बिकेंगी इतनी। वहाँ पर कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बिक सकती है? कैंसर मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पर जाते ही कैंसर पेशेंट्स हैं। सो माइनिंग अच्छी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, उनकी रिकमेंडेशन कौन सी है, वहाँ पर हमें कौन सी चीज़ों को माइन करना है। एसोसिएशन रूल्स में भी आप एसोसिएशंस देखते हैं, किस आइटम सेट की किस आइटम के साथ कोई एसोसिएशन बनती है। यानी ब्रेड वाला जब भी ब्रेड लेगा तो साथ में क्या खरीद रहा है? क्या वो उसके साथ बटर ले रहा है, एग ले रहा है, मिल्क ले रहा है, या क्या ले रहा है? इससे क्या होगा, आपको एक लार्ज स्केल पर पिक्चर मिलेगी कि कौन सी चीज के साथ किसी दूसरी चीज का होना नामुमकिन है। ज्यादातर लोग जब कोई एक चीज लेने के लिए जाते हैं और उसके साथ वाली चीज नहीं मिलती तो वो दोनों चीजें छोड़ देते हैं। मसलन एक बंदा अंडे और डबल रोटी लेने गया है और उसे अंडे नहीं मिले, वो डबल रोटी भी नहीं लेगा। वो कहेगा कि यार जहाँ से अंडे लूंगा वहां डबल रोटी भी ले लूंगा, कोई पैकेज